हैं कि अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के पहले प्रधानमंत्री होते तो देश में स्थितियां आज कितनी अलग होती। जरा सोचकर देखिए, जरा कल्पना करके देखिए। अगर वो प्रधानमंत्री बन गए होते तो क्या भारत का बंटवारा होता, पाकिस्तान का निर्माण होता? और क्या आप जानते हैं कि आजाद होने के बाद भी लुई माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल बने रहे 1948 तक। 1954 तक वायुसेना के चीफ एक अंग्रेज थे। 1958 तक नौसेना के चीफ भी अंग्रेज थे और 1949 तक आर्मी के चीफ भी अंग्रेज ही थे। और 1947 में भारत में 0.1% लोग ही अंग्रेजी समझ पाते थे। लेकिन तब भी जवाहरलाल नेहरू ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नाम से जो पहला भाषण दिया आजाद भारत का, वो अंग्रेजी में ही था। आप में से बड़ी संख्या में लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस के फैन हैं, उन्हें मानते हैं, उनकी शहादत को सलाम करते हैं। और आपके मन में यह बात भी है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वो सम्मान नहीं मिला, वो स्थान नहीं मिला हमारे देश में जिसके वो हकदार थे। और बहुत सारी ताकतें ऐसी थीं जो उस समय भी उनके खिलाफ काम कर रहे थे, लेकिन वो हमारे देश के नायक थे, हैं और हमेशा रहेंगे। आज ही के दिन उनके विमान की दुर्घटना हुई थी और उनके विमान की दुर्घटना के साथ ही अंग्रेजों के हाथों से अपनी शर्तों पर आजादी छीनने का सपना हमेशा के लिए टूट गया था। क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये कहते थे कि आजादी हमारा अधिकार है, हम उसे अपने अधिकार की तरह लेंगे, भीख में नहीं लेंगे। उनकी मृत्यु के 2 साल बाद, हालांकि उनकी मृत्यु विवादित है, बहुत सारे लोगों का कहना है कि उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, यह जांच का विषय है, लेकिन तो भी उनकी इस विमान दुर्घटना के 2 साल बाद हमें आजादी तो मिली, लेकिन वो अपने अधिकार के तौर पर कम और एक तोहफे के तौर पर ज्यादा हमने प्राप्त की। आज हम आपके सामने यह सवाल लेकर आए हैं कि अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए होते, जिसके कि वो पूरे हकदार थे, तो देश में आज स्थितियां कितनी अलग होती। और अगर वो प्रधानमंत्री होते तो क्या भारत का बंटवारा होने देते? क्या भारत 2 टुकड़ों में बंटता? क्या पाकिस्तान का निर्माण होता? अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस होते तो कल्पना कीजिए, अगर वो होते तो क्या होता। क्या आप जानते हैं कि जिस विमान दुर्घटना में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई थी, ऐसा जो कहा जाता है, वो विमान उस समय थाईलैंड के बैंकॉक से वियतनाम और ताइवान होते हुए सोवियत रूस जा रहा था। असल में वो रूस जाना चाहते थे, रशिया जाना चाहते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि ऐसे समय में जब जापान ने दूसरे विश्व युद्ध में अपनी हार मान ली, तब भारत की आजादी के लिए सोवियत रूस ही आखिरी उम्मीद बचा था और वही उनकी मदद कर सकता था। और यह सारा घटनाक्रम 15 अगस्त 1945 को शुरू हुआ था। यह वो दिन था जब जापान ने दूसरे विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया और इस युद्ध में ब्रिटेन की जीत हो गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत को आजाद कराने के लिए जापान और जर्मनी जैसे देशों से सैन्य और दूसरी मदद ले रहे थे। वो किसी से भी मदद लेने को तैयार थे, बशर्ते कि भारत आजाद हो जाए। इसलिए वो जापान के आत्मसमर्पण से सबसे ज्यादा चिंतित थे, क्योंकि इसके साथ ही उनकी उम्मीदें भी टूटती जा रही थी। लेकिन दूसरी तरफ भारत में महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी का एक धड़ा इस युद्ध में अंग्रेजों के साथ था। तो आप सोचिए, ये 2 तस्वीरें आप देख लीजिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस समय अंग्रेजों के साथ थे और एक धड़ा भारत में ऐसा था जो अंग्रेजों के साथ था। 15 अगस्त 1945 को जब दिल्ली में अंग्रेज अपनी जीत का जश्न मना रहे थे और कांग्रेस पार्टी के नेता उन्हें बधाइयां दे रहे थे, तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने थाईलैंड से सोवियत रूस जाने का फैसला किया। और इसी दौरान 18 अगस्त को सोवियत रूस जाते हुए ताइवान में उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और कहा जाता है कि इसी दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। कांग्रेस पार्टी सुभाष चंद्र बोस की यह कहते हुए आलोचना करती थी कि वो हिटलर जैसे तानाशाह के साथ हैं, जो दुनिया में शांति का सबसे बड़ा शत्रु हैं। लेकिन नेताजी का कहना था कि वो उन सभी देशों और ताकतों के साथ हैं जो भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिला सकते हैं। और इसीलिए नेताजी ने जब जापान और जर्मनी की मदद ली तो उनका मकसद सिर्फ भारत को आज़ाद कराना था, उनका मकसद सिर्फ अंग्रेजों से लड़ना था। और इसीलिए आज हमने अभी आपको देखिए ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाया। ब्लैक एंड व्हाइट में आज आप ये समझिए कि उस दौरान कौन अंग्रेजों के साथ था और कौन अंग्रेजों के खिलाफ था।
दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत की आजादी को लेकर दो तरह के संघर्ष हुए। एक संघर्ष कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा था, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन का नाम तब दिया गया था, और इस आंदोलन के दो बड़े चेहरे थे, पहले महात्मा गांधी और दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इतिहास की किताबों में हमें यही पढ़ाया जाता है कि इसी आंदोलन ने भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी दिलाने की नींव रखी थी। इस आंदोलन के बाद अंग्रेजों पर बहुत बड़ा दबाव पड़ गया था, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत की आजादी के लिए एक और बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा था, जिसके बारे में देश के लोगों को कभी भी ईमानदारी से बताया नहीं गया। यह संघर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे, और इसके तहत उन्होंने वर्ष 1943 में सिंगापुर में भारत की पहली निर्वासित सरकार का गठन किया, और इस सरकार में वो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। इस सरकार को दुनिया के 11 देशों ने अपनी मान्यता भी दी थी, और ये बड़े बड़े देश थे। इनमें जर्मनी, इटली, जापान, इंडोनेशिया और बर्मा जैसे देश थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस सरकार के गठन के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपना समर्थन नहीं दिया। सोचिए, जो दूसरे देश हैं बड़े बड़े, वो तो समर्थन दे रहे हैं, लेकिन अपने देश के लोग समर्थन नहीं दे रहे, अपने देश के नेता समर्थन नहीं दे रहे। और महात्मा गांधी ने भी कभी यह नहीं कहा कि वो ब्रिटेन के खिलाफ नेताजी की इस निर्वासित सरकार के साथ हैं और वो इसका समर्थन करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब महात्मा गांधी और पंडित नेहरू समेत बाकी नेताओं को भारत के अलग अलग किलों में तमाम सुविधाओं के साथ गिरफ्तार करके रखा गया था, तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों की आंखों में आंखें डालकर उन्हें सीधी चुनौती दे रहे थे। वो इस आजादी को छीनना चाहते थे अंग्रेजों से। वो मानते थे कि यह उनका अधिकार है, हम इसे भीख में नहीं लेंगे। नेताजी ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत की पहली आजाद हिंद फौज बनाई, भारत का पहला राष्ट्रीय बैंक बनाया, भारत की अपनी करेंसी जारी की, और भारत का अपना एक अलग खुफिया विभाग भी उन्होंने बनाया। सोचिए कितने दूरदर्शी थे। और यह सब करते हुए उन्होंने 30 दिसंबर 1943 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर अंग्रेजों की गुलामी से उसे आजाद करा लिया था, और वहां पहली बार आजाद भारत का झंडा उन्होंने लहराया था। कितनी बड़ी उपलब्धि थी। यानी भारत में आजाद, एक भारत के किसी हिस्से में भारत का झंडा लहराने वाले और उस हिस्से को आजाद कराने वाले वो पहले नेता थे। यानी उस समय अंग्रेजों के लिए भारत छोड़ो आंदोलन से भी बड़ी चुनौती नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। और जो बात आज कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगेगी वो ये है कि 15 अगस्त 1947 को भारत को जो आजादी मिली, वो आजादी वो नहीं थी जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस छीनना चाहते थे। वो आजादी नहीं, बल्कि एक सुविधा अनुसार किया गया ट्रांसफर ऑफ पावर था, जिसमें भारत अंग्रेजों से आजाद तो हुआ, लेकिन भारत में गवर्नर जनरल से लेकर तीनों सेनाओं में सबसे बड़े पद, तीनों सेनाओं के प्रमुख अंग्रेजों के पास ही रहे। आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल लुई माउंटबेटन थे, जो आखिरी ब्रिटिश वाइस रॉय भी थे, और वो इस पद पर 1948 तक रहे। यानी माउंटबेटन जो वाइस रॉय थे, उन्हीं को हमने आजाद भारत में पहला गवर्नर जनरल भी बना दिया। वो पाकिस्तान का गवर्नर जनरल भी बनना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान ने ये गलती नहीं की, उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन भारत मान गया। इसी तरह आजादी के बाद 1947 से 1949 तक आजाद भारत की सेना के कमांडर इन चीफ भी अंग्रेज ही थे। 1947 से 1958 तक, यानी आजादी के 11 वर्षों तक, भारतीय नौसेना के प्रमुख का पद भी अंग्रेजों के पास था। वर्ष 1950 में जब रॉयल इंडियन नेवी से रॉयल शब्द हटा दिया गया, तब भी इंडियन नेवी के, भारतीय नौसेना के प्रमुख एक अंग्रेज ही रहे। और इसी तरह वर्ष 1947 से 1954 तक जो है हमारी 1954 तक हमारी जो एयरफोर्स थी, भारतीय वायुसेना जो थी, उसके चीफ भी अंग्रेज ही रहे। अब आप खुद सोचिए, जब आजादी के इतने वर्षों तक भारत की तीनों सेनाओं के प्रमुख अंग्रेज रहे, महत्वपूर्ण पदों पर अंग्रेज रहे, और आजाद भारत का सबसे बड़ा गवर्नर जनरल का पद भी अंग्रेजों के पास ही था, तो फिर यह कहना कहां तक प्रासंगिक होगा कि 15 अगस्त 1947 को हमने अंग्रेजों से आजादी छीन कर ली थी, संघर्ष करके ली थी। यह तो एक एग्रीमेंट जैसा दिख रहा है। हकीकत तो यह है कि आजादी के समय ब्रिटिश हुकूमत और कांग्रेस पार्टी के बीच कई ऐसे समझौते हुए थे जो लिखित नहीं थे, लेकिन समझने के लिए थे। और इन समझौतों में भारत की उस आजादी का उल्लेख था जो स्मूथ
ट्रांसफर ऑफ पावर से निकली थी। उदाहरण के लिए इनमें से एक समझौता यह था कि भारत में ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI5 इसके बाद भी काम करती रहेगी और भारत का अपना खुफिया विभाग भी उसे कई मामलों में मदद भी करेगा और रिपोर्ट भी करेगा। आजादी के 24 वर्षों बाद तक, यानी वर्ष 1971 तक, भारत में ब्रिटेन की MI5 खुफिया एजेंसी का दफ्तर मौजूद था और इस समझौते को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने समाप्त किया था। एक और बड़ी बात देखिए, आजादी के समय, अब आप सोचिए 1000 वर्षों के बाद भारत आजाद हो रहा है। लगभग 200 वर्षों में अंग्रेजों की गुलामी करने के बाद भारत आजाद हो रहा है। भारत ने अपना पहला प्रधानमंत्री चुन लिया है। आज आजादी का दिन है। उस दिन जो भाषण होगा वो कैसा होना चाहिए, लोग क्या सुनना चाहते हैं? तो सोचिए, आजादी के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना पहला भाषण भी अंग्रेजी में दिया था, जिसे हम ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से याद करते हैं। जबकि भारत में उस समय सिर्फ 0.1% लोग ही ऐसे थे जो अंग्रेजी समझते थे, अंग्रेजी बोलना, समझना या पढ़ना जानते थे। 0.1% लोग थे भारत में जो अंग्रेजी बोलना जानते थे, समझते थे अंग्रेजी को, और बाकी देश के 99.9% लोगों को अंग्रेजी का ज्ञान नहीं था। यानी भारत के 99.9% लोग पंडित नेहरू के इस भाषण को समझ नहीं पाए होंगे, लेकिन पंडित नेहरू ने आजाद भारत का पहला भाषण अंग्रेजी भाषा में ही दिया था। अब आप खुद सोच लीजिए कि यह भाषण किसके लिए था? क्या भारत में रहने वाले लोगों के लिए था जिनमें 99.9% लोग अंग्रेजी समझते नहीं? क्या उनके लिए भाषण दिया गया था, या यह भाषण अंग्रेजों के लिए दिया गया था, या यह भाषण पश्चिमी दुनिया के लिए दिया गया था, पश्चिम की मीडिया के लिए दिया गया था, अंग्रेजों के लिए दिया गया था, अंग्रेजी सरकार के लिए दिया गया था? किसके लिए था यह भाषण? यानी आज जब आप भारत की आजादी से जुड़े इस इतिहास की विवेचना करने बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि अंग्रेजों पर भारत को आजाद करने के लिए असली दबाव नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने डाला था, असली दबाव शहीद भगत सिंह जैसे लोगों ने डाला था, असली दबाव चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने डाला था। लेकिन हमने उनकी शहादत को वेस्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया, उसका कोई फायदा नहीं लिया। उन्होंने अपनी शहादत दी, कुर्बानी दे दी, अपनी जान दे दी, लेकिन हम उसका ठीक से भारत की आज़ादी में उन्होंने जो अपनी कुर्बानी दी थी, उस कुर्बानी को हमें और ज़्यादा सम्मान देना चाहिए था। क्रांतिकारी भगत सिंह 23 मार्च 1931 को शहीद हुए थे। ये याद रखिए आप तिथि, 1931 में। हमें आज़ादी मिली 1947 में। चंद्रशेखर आज़ाद ने भी वर्ष 1931 में ही आज़ाद भारत के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। और क्रांतिकारियों की इन शहादत ने उस समय भारत के बच्चे बच्चे को अंग्रेजों के खिलाफ लामबंद कर दिया था। पूरा देश गुस्से में उबल रहा था। लोगों में सबसे ज्यादा गुस्सा तब महात्मा गांधी के खिलाफ था, क्योंकि महात्मा गांधी ने भगत सिंह की फांसी से सिर्फ 18 दिन पहले 5 मार्च को तत्कालीन ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड इरविन के साथ एक समझौता कर लिया था। लेकिन इस समझौते में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से भगत सिंह की फांसी टालने के लिए कोई शर्त नहीं रखी, जबकि वो स्थिति में थे कि वो ये शर्त रख सकते थे। वो इस स्थिति में थे कि वो भगत सिंह की माफ करवा सकते थे, भगत सिंह की फांसी को माफ करवा सकते थे। लेकिन भगत सिंह को बचाया नहीं जा सका और देश के लोग तब बहुत गुस्से में थे, क्रोध में थे और इस क्रोध की आग में जल रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ हो चुके थे। और इस बात से तब महात्मा गांधी के प्रति लोगों में इतना रोष पैदा हुआ कि 26 मार्च 1931 को जब महात्मा गांधी कांग्रेस पार्टी के कराची अधिवेशन में शामिल होने के लिए ट्रेन से जा रहे थे, तो उन्हें शहीद भगत सिंह के पिता को अपने साथ खड़े रखना पड़ा, अपने साथ रखना पड़ा, ताकि लोग उनका विरोध ना करें। लोगों को यह लगे कि भगत सिंह का परिवार महात्मा गांधी के साथ है, जबकि लोग बहुत नाराज थे। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल ने कुछ वर्ष पहले कहा था कि अगर बंटवारे के समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस होते तो भारत के 2 टुकड़े नहीं होते और पाकिस्तान भी नहीं बनता। I'll fight the British. I will not beg for freedom. It is my right. I have to get it. India would not have been partitioned if
Subhash Bose was there. Jinnah said, I can accept only one leader. That is Subhash Bose. नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर में एक राष्ट्रवादी भाषण दिया था, जिसके कुछ महत्वपूर्ण अंश आज हमने आपके लिए निकाले हैं और इन्हें सुनने के बाद आपको यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी कि अगर नेताजी भारत के पहले प्रधानमंत्री बने होते तो आज का भारत कितना अलग होता। हमें अपना खून बहाना है, हमें कुर्बानी उठाना है, सब रुकावटें का सामना करना है, आज उनमें कामयाब चाहिए। इस रास्ते में हम सारी, हम सब गुलाम हैं। हमारे हाथ में हाथ है क्या? हमारे रास्ते में आएगी भूख, प्यास, तकलीफें, विपदें, मौत। कोई नहीं कह सकता है जिन लोग इस जंग में शरीक होंगे उनसे कितने लोग निकलेंगे जिंदा होगा। कोई बात नहीं है हम जिंदा रहेंगे या तो मरेंगे, कोई बात नहीं है। बात कोई सही बात यह है, अहम बात यह है कि आखिर में हमारी कामयाबी होगी, हिंदुस्तान आजाद होगा। आज आपको ये ऐतिहासिक तथ्य बताने का हमारा मकसद ये है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे देश के असली नायक थे और उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। और अगर वो देश के पहले प्रधानमंत्री बने होते जिसके कि वो पूरे हकदार थे तो आज इस देश की स्थिति बिल्कुल अलग होती। दूसरी बात जो हम आपको बताना चाहते हैं वो ये कि 1947 में हमने आज़ादी तो ली लेकिन अपनी शर्तों पर नहीं ली। हमें अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग होते तो हम अपनी शर्तों पर पूरे अधिकार के साथ इस आज़ादी को लेते। एक और पॉइंट ये भी है कि अगर हमने उस समय ठीक से सही नीतियों पर काम किया होता तो हम 1947 से पहले ही आज़ाद हो सकते थे। कई बार ऐसे मौके आए जब देश में इतना रोष था अंग्रेज़ों के खिलाफ, जब इतना दबाव बढ़ चुका था कि हम आज़ादी को ले सकते थे, छीन सकते थे अंग्रेज़ों से। लेकिन उस समय जैसा कि हम जानते हैं, हम अंग्रेज़ों को अक्सर ये दोष देते रहते हैं कि अंग्रेज़ डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर काम करते थे। उन्होंने हमारे देश के नेताओं को बांट दिया, पार्टियों को बांट दिया। हमारे देश में जो अलग अलग लोग थे उन्हें अलग अलग धड़ों में बांटा और फिर हम पर राज किया। लेकिन हम अपने आप को कभी दोष नहीं देते कि बंटने वाला कौन था। बंटने वाले तो हम ही थे। अंग्रेज़ तो बांटना चाहते थे लेकिन हम क्यों बटे? हमारे नेता क्यों आपस में बट गए? हमारे नेता क्यों आपस में एक दूसरे के साथ काम नहीं कर पाए? हमारे नेताओं की जो महत्वाकांक्षाएं थीं वो इतनी ज़्यादा थीं कि अंग्रेज़ों को इतनी आसानी हुई उन्हें बांटने में। इसलिए ये बात सही है कि अंग्रेज़ों को हम अक्सर दोष देते हैं कि उन्होंने हमारे देश को बांट दिया, हमारे लोगों को बांट दिया। लेकिन बंटने वाले लोग भी इसी देश के थे और बंटने वाले नेता भी इसी देश के थे। और क्योंकि हम एक साथ एक समाज के रूप में, एक देश के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में नहीं काम कर पाए, हमारे नेता एक साथ एक डायरेक्शन में नहीं चल पाए, इसीलिए जो आज़ादी हमें कई वर्षों पहले मिल जानी चाहिए थी वो आज़ादी हमें आखिर में कहीं जाकर 1947 को मिली। और किन शर्तों के साथ मिली वो मैं आपको आज बता चुका हूँ। इसके बारे में सोचिएगा। बहुत सारे लोगों को ये बात ख़राब लगेगी और उन्हें लगेगा कि ये तो हमें इतिहास में पढ़ाया नहीं गया, हमें तो कुछ और पढ़ाया गया है। वो स्कूल में, कॉलेज में जो उन्हें बात पढ़ाई गई हैं वापस उन्हीं की दुहाई देंगे। लेकिन अगर आप ठीक से जाकर रिसर्च करेंगे और इन बातों को चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि असल में कहानी कुछ और है और ये कहानी आपको कभी भी ब्लैक एंड वाइट में बताई नहीं गई।